So now we start with methods of charging. Basically, there are three methods of charging. One is called charging by friction or rubbing. Another one is charging by conduction. Third one is induction, charging by induction. Now we discuss them one by one. Number one, by friction or rubbing. ये वही है जो एंशिएंट टाइम में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो उनमें चार्ज आ जाता है. दे एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग. सपोज हम दो बॉडीज को रब करते हैं, दो रॉड्स हैं, एक रॉड ये है, एक दूसरी और बॉडी है. जब इनको रबिंग करेंगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे मूव की जा रही है, ये ऐसे, तो इस रबिंग से इनमें चार्जेस आ जाते हैं. एक्चुअली इसके अंदर जो बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व है जो हमने डिस्कस किया था, कहीं पे भी चार्जिंग होगी डेफिनेटली वहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा. तो जब हम दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है. अब किस बॉडी से किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. फिलहाल हम ये एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये बॉडी है ए और ये है बॉडी बी. जब हम इनको रब कर रहे हैं तो बॉडी ए से बॉडी बी में सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए. तो जब बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज. दिस इज बॉडी ए पॉजिटिव. और जो बॉडी बी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज. अगर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे प्लस ई आएगा और इस पे माइनस ई. दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इस पे प्लस 2e माइनस 2e. टोटल चार्ज इन दोनों का अभी भी जीरो होगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने कंजर्वेशन डिस्कस किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इन दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज बिफोर रबिंग जीरो है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और रबिंग के बाद भी टोटल चार्ज जीरो, क्योंकि दे एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. नाउ पॉइंट ये है कि जब हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर होते हैं, वाई आर द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ये तो कन्फर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तभी चार्जिंग हुई है. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का रीजन, एक्चुअली जब दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में रखते हैं ऐसे, तो जो कांटेक्ट एरिया हमें दिखाई देता है बाहर से, हर पॉइंट कांटेक्ट में नहीं होता. देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आर इन कांटेक्ट. तो जहां जहां पे बॉडीज के पॉइंट्स कांटेक्ट में आते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं. और एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. दिस वर्क फंक्शन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि किस बॉडी से किस बॉडी में जाएंगे वो वर्क फंक्शन डिसाइड करता है. तो फ्रिक्शन या रबिंग में डिसाइडिंग फैक्टर वर्क फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में जाएंगे. और ये वर्क फंक्शन होता क्या है आप सबको पता होना चाहिए. आई थिंक यू मस्ट नो दिस. आपको पता होगा मिनिमम अमाउंट of energy required to remove
an electron from the surface of a body. एक बॉडी के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी कम से कम हमें चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन. इसको हम अगर दूसरे वे में देखें, सपोज ये बॉडी है और इससे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सपोज हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. एक दूसरी बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है. इट मीन्स एक में ज्यादा हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, एक में कम. इसका मतलब कि एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है और एक में कम टाइटली बाउंड है. तो कहीं ना कहीं ये वर्क फंक्शन हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कोई बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड होता है. और in other words we can say it gives an idea of electron holding capacity of a body. It gives an idea of electron holding capacity of the body. यानी अगर बॉडी का वर्क फंक्शन लार्जर है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली बाउंड करती है. और जब दो बॉडीज को हम ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे तो जहां कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है. एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और एक की कम, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां पे ये बॉडी जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगी. तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा. तो रबिंग इज नॉट अ मस्ट, इट इज नॉट अ मस्ट. एक्चुअली अगर बॉडी कांटेक्ट में आ गई, दो बॉडीज, कांटेक्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन ये ट्रांसफर बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, यानी बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. जब हम रबिंग करते हैं ऐसे, देन न्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट नाउ. लगातार हम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को बदल रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का है ये एनहेंस हो जाता है और हम ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करा सकते हैं. नाउ पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होंगे, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगी जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यानी वर्क फंक्शन ग्रेटर है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो वर्क फंक्शन बॉडी टू हाई वर्क फंक्शन बॉडी. तो रबिंग में डिसाइडिंग फैक्टर हुआ वर्क फंक्शन कि किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होंगे और किस में से होंगे, वो मैं यहां लिख रहा हूं. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी to higher work function body. तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी में होगा. ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन. नंबर 2, कंडक्शन. अगर सपोज इनिशियली एक बॉडी पे चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है अनचार्ज्ड, और इनको हम एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें या इनको आपस में टच कर दें. टच करने से भी हमें इनको एक, जब टच करेंगे तो एक पाथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का, और वायर से भी एक पाथ मिल जाएगा. तो शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाती है, यानी इसका कुछ चार्ज इसको चला जाएगा, नॉट ऑल,
सम ऑफ दिस चार्ज विल फ्लो टू द अनचार्ज बॉडी। और सिमिलरली अगर दो बॉडीज ऑलरेडी चार्ज्ड हैं और उनको हम वायर से कनेक्ट कर दें तो भी कुछ चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करके जा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसमें कम से कम एक बॉडी पे चार्ज है। दोनों पे भी हो सकता है और इसका अभी हम ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि आगे चल के हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां इसकी डिटेल हम करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये बता देता हूं, अगर दो बॉडीज इक्वल साइज की हैं, आइडेंटिकल साइज की, तो जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा आफ्टर टचिंग और कनेक्टिंग बाय अ कंडक्टिंग वायर। फॉर एग्जाम्पल ये 10 माइक्रोकूलम है और मैंने ले लिया ये आइडेंटिकल बॉडीज। तो व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, इनिशियली इट वाज अनचार्ज्ड, इट वाज हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। तो अब जो चार्ज होगा वो दोनों पे आ जाएगा और कितना कितना होगा, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू बॉडीज। ये 10 माइक्रोकूलम था, ये 0, तो टोटल चार्ज देख लो कितना है, 10 प्लस 0 इट इज 10 माइक्रोकूलम। इट will be equally divided between the two. Therefore, new charge on each body is 10/2, it is 5 microcoulomb. और अगर एक इस पे भी कुछ चार्ज होता और इस पे भी होता तो भी टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज ये बॉडी है एंड इट इज हैविंग अ चार्ज ऑफ -16 माइक्रोकूलम एंड देयर इज अनदर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड इट इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। नाउ दे आर टच्ड, they are brought into contact, then total charge will be equally divided total charge is 4 microcoulomb, then each sphere or each body will have half of the total charge, that means plus 2 microcoulomb plus 2 माइक्रोकूलम। तो इक्वल साइज वाला अभी आप लर्न कर लें, बाकी डिटेल हम पोटेंशियल में पढ़ेंगे। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें दोनों बॉडीज भी चार्ज हो सकती हैं और एक बॉडी भी चार्ज हो सकती है और एक अनचार्ज। तो इस केस में अगर आइडेंटिकल साइज की बॉडीज हैं तो टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नाउ द थर्ड मेथड इज इंडक्शन। इंड्यूस करने का मतलब होता है कि दूर से प्रोड्यूस करना, मतलब हम एक्चुअल में टच नहीं करेंगे बॉडी को। एक बॉडी चार्ज्ड है, दूसरी अनचार्ज्ड, और इस चार्ज बॉडी से हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज देंगे विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। इस बॉडी को इससे टच नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं होगा, ये बॉडी इसमें दूर से चार्ज प्रोड्यूस करेगी। दैट प्रोसेस इज इंडक्शन। तो इसके स्टेप्स हैं बच्चों, वो समझ लो कैसे कैसे हैं। पहले हम इस चार्ज बॉडी को इसके पास में रखेंगे और मैं सिंप्लिसिटी के लिए पहले ये ले रहा हूं मेटल की एक बॉडी, मेटल कोई कंडक्टर की है, मेटल की है बॉडी, क्योंकि मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में रखेंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जब अट्रैक्ट होंगे, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इसने अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और
यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो यहां पे चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो दोनों एंड्स पे इस बॉडी के ये चार्जेस आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। यहां पे पोलराइजेशन हो गया बॉडी का। पोलराइजेशन मतलब दो पोल्स आ गए, पोल मतलब दो एंड्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज इसमें दो एंड्स हो गए, दोनों पे चार्जेस हैं। इसे हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पोलराइजेशन। अभी इंडक्शन नहीं हुआ, दिस इज सिंपली पोलराइजेशन जिसमें दोनों एंड्स पे चार्जेस आ गए इक्वल एंड अपोजिट। मेरा एक क्वेश्चन यहां पे, इज दिस बॉडी चार्ज्ड? क्या कहते हो, क्या ये बॉडी चार्ज्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ना इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं। अभी इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस, देयरफॉर दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, हम इस बॉडी को तो यहीं रखते हैं, इट रिमेन्स देयर, और इस वाली बॉडी को ग्राउंड से टच कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ग्राउंड कर दिया इसको। जब हम इसे ग्राउंड करेंगे तो ये बॉडी ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ग्राउंड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे और यहां फ्लो करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी स्टेप को मैं दोबारा बनाऊंगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स आए और इसको न्यूट्रलाइज किया, तो फाइनल सिचुएशन विल बी लाइक दिस। इन इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसको हम कई बार ये भी कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी गोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड को चला गया। दोनों बातें इक्विवेलेंट है। आप ये बोल दो कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से आए हैं और न्यूट्रलाइज कर दिया इस पॉजिटिव चार्ज को, और आप ये भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड को चला गया। दोनों बातें इक्विवेलेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पे, पॉजिटिव चार्ज goes to ground। ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड को क्यों नहीं गया है? Why has this charge not gone to ground? रीजन है ये बॉडी, इस बॉडी ने इस चार्ज को होल्ड किया हुआ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, जबकि इस पॉजिटिव को ये बॉडी रिपेल कर रही थी। और जब रिपेल कर रही थी तो ये इसको रास्ता चाहिए, इसे पाथ चाहिए, कहीं जाने के लिए जगह चाहिए। तो इस बॉडी ने इसको रिपेल किया हुआ है और जैसे हमने ग्राउंड किया, इसको एक पाथ मिल गया ग्राउंड को जाने का, इसको होल्ड किया हुआ। तो ये बाउंड चार्ज है, बंधा हुआ है, जबकि ये फ्री चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं फ्री चार्ज गोज टू द ग्राउंड। तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है विच इज फ्री, फ्री चार्ज गोज टू ग्राउंड। अब अगर मैं इस बॉडी को यहां से हटा लेता हूं तो ये चार्ज भी फ्री हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो गो टू ग्राउंड एंड द बॉडी विल बिकम न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन हम ये नहीं करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉडी को तो यहीं रखेंगे जहां है, और हम ये ग्राउंड हटा लेंगे। द ग्राउंड इज रिमूव्ड। अभी भी इस बॉडी ने इस चार्ज को होल्ड किया हुआ है और जैसे हम ये बॉडी हटाते हैं, चार्ज बॉडी, इस वाली बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ऐसे आउटर सरफेस पे हिल जाएंगे, दे स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस। तो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी।
एक्चुअली मैंने ये सेकेंड बॉडी को मेटल की ली थी, इसमें क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये बॉडी मेटल की नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल की है, तो भी पार्शियल चार्जिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते लेकिन थोड़ी सी चार्जिंग पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज QI, और ये था Q चार्ज जो बॉडी चार्ज कर रही है उसका चार्ज। तो जो QI है इसका रिलेशन है इस चार्ज से, QI मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंड्यूस्ड चार्ज। माइनस Q, माइनस इसलिए कि इसके ऑपोजिट नेचर का है। अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज आता, और जब ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड को चला जाएगा, तो फाइनली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये सेकेंड बॉडी मेटल की नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसे, मेटल की नहीं है तो भी चार्जिंग होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी के इस केस में, मेटल के केस में, क्योंकि मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और फ्रीली वो मूव कर जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, तो इसमें बेटर चार्जिंग होती है। ये मैक्सिमम पॉसिबल इंड्यूस चार्ज आया दिस। हियर K इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको फॉर द टाइम बीइंग। इट इज इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, इट इज 1 फॉर वैक्यूम, यानी ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, एंड इन जनरल इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एयर के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एंड मेटल्स के लिए इन्फिनिटी। अगर मैं यहां पे मेटल के लिए, ये K है भी इस बॉडी का विच इज बीइंग चार्ज्ड, तो ये K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द बॉडी विच इज बीइंग चार्ज्ड। Dielectric constant of the body being charged, जिस बॉडी की हम चार्जिंग कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सपोज एक बॉडी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, और ये एक बॉडी है जिससे हम चार्जिंग कर रहे हैं, सपोज इसका चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, तो हम ये Q इंड्यूस्ड मैक्सिमम जानना चाहते हैं कितना है, तो ये होगा माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K, माइनस Q इज 10, 1 माइनस 1 बाई 6, इट इज माइनस 50 बाय 6, और माइनस 25 बाय 3 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंड्यूस्ड चार्ज। इससे कम हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंड्यूस्ड चार्ज। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा कि जब बॉडी कंडक्टर नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, उसमें कैसे ये इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है, देखते हैं। अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके ऊपर चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। ये मैंने एक इंसुलेटिंग मटेरियल का लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अगर हम इसके पास एक चार्ज बॉडी रखते हैं, जैसे ये वाली चार्ज बॉडी है, और अब की बार ये पूरी बॉडी नहीं है, एटम कंसीडर किया मैंने, तो जैसे ही मैं एक बॉडी, चार्ज बॉडी इसके पास में रखूंगा, तो ये चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, मगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ेंगे नहीं, दे विल रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस, बट दे स्लाइटली शिफ्ट टूवर्ड्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बॉडी। यानी ये जो शेप है एटम की, इट विल स्लाइटली चेंज। पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, अभी थोड़ा सा इधर को खिसक जाते हैं, और जब ये खिसकेंगे तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहां होगा। तो जो एटम है इसकी शेप चेंज हो गई और ये बन गई शेप कुछ कुछ ऐसी।
एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव। दैट मीन्स ये एटम पोलराइज हो गया, इट बिकम्स पोलराइज्ड। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है। तो जैसे ये सिचुएशन आई, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आया एटम के, तो पूरी बॉडी पे देखते हैं अब क्या इफेक्ट होगा। जब हम पूरी बॉडी को कंसीडर करेंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे ये बॉडी है, जैसे हमने इसके साथ में एक ये रखी चार्ज बॉडी, तो इसके अंदर हर एटम का पोलराइजेशन हो जाएगा लाइक दिस। पूरी बॉडी में अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव एटम्स या मॉलिक्यूल्स को देखोगे, इनका ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो बचेगा वो बचेगा इस एंड पे नेगेटिव और इस एंड पे पॉजिटिव। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर एक चार्ज बॉडी हमने अनचार्ज बॉडी के पास में रखी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हर एटम या मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाएगा और इन बिटवीन चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो हमें एंड्स पे चार्जेस मिल जाएंगे। और उसके बाद ग्राउंड करेंगे, ये चार्ज ग्राउंड को चला जाएगा, ये बचा नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी विल बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन इवन व्हेन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग पार्शियल है, थोड़े थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, और कंडक्टर या मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कंडक्टर और मेटल में चार्ज ग्रेटर आता है इंडक्शन से, जबकि इंसुलेटर में कम आता है। बट चार्जिंग बाय इंडक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ इंसुलेटर ऑल्सो। अब चार्ज को डिटेक्ट करने का एक डिवाइस मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एंड एसेंशियली इसमें एक मेटल नॉब होता है, ऐसा एक मेटेलिक रॉड होती है, इस रॉड से एक गोल्ड की लीफ, एक जैसे एक पतली सी स्ट्रिप काटो और उसको फोल्ड करके इसके ऊपर रख दो, वो लीफ हम यहां पे सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली। ऐसे फोल्ड करके रखी हुई है। अब अगर हम इस नॉब के, ये भी मेटल की, ये रॉड भी मेटल की, ये हुक भी मेटल का और ये लीफ भी मेटल की है, शॉर्ट में GLE लिख देते हैं हम, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हम एक चार्ज बॉडी इससे टच कर दें, तो सपोज एक चार्ज बॉडी ऐसे ली मैंने और इसको टच कर दिया, इससे इस पे चार्ज था, तो इसका कुछ चार्ज कंडक्शन के थ्रू इस नॉब पे आ जाएगा। ये नॉब, मेटलिक रॉड, हुक और ये लीव सब मेटल की हैं। इस बॉडी का चार्ज थोड़ा सा इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाएगा, कुछ यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां। तो फाइनली हम ये देखेंगे जो दो साइड में लीव्स हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा ड्यू टू दिस सेम चार्ज, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज की वजह से इनमें डाइवर्जेंस आता है। तो लीव्स ऐसे रखी हुई हैं, अगर ये डाइवर्ज होती हैं, इट मीन्स ये बॉडी जिसको हमने इससे टच किया है ये चार्ज्ड है। तो इससे पता लग जाता है कि ये बॉडी जो टच की हमने वो चार्ज्ड है। इट इज बेसिकली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती बॉडी, देन अगेन इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाता, तो यहां पे फिर से नेगेटिव चार्ज आता, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इनके बीच में फिर से रिपल्शन होगा। तो डाइवर्जेंस आने का मतलब है कि ये बॉडी चार्ज्ड है, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो प्रोसेस है, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप है, इट विल वर्क इवन इफ वी डू नॉट टच दिस बॉडी विद द नॉब। सपोज हम टच नहीं करते हैं, हमने ऐसे दूर से ऐसे रखा हुआ है बॉडी को इस नॉब के, कुछ दूर पे रख दिया, ये हुक है और ये वो मेटालिक स्ट्रिप है।
तो इसमें क्या होगा, ऐसे इंडक्शन या पोलराइजेशन के थ्रू ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे आ जाएंगे। ये क्योंकि पूरा मेटेलिक है तो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहां चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो लीव्स फिर से डाइवर्जेंस शो करेंगी। तो हम इस चार्ज बॉडी को इसके पास में रखें या टच करा दें, दोनों केसेस में ये वर्क करता है और लीव्स का डाइवर्जेंस हमें कंफर्म करता है कि ये बॉडी चार्ज्ड है। इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और इट मे बी नेगेटिवली चार्ज। एक और पॉइंट कि ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, लीव्स पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चाहे आपने इसको दूर से रखा हुआ या टच कराया। सिमिलरली अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा, चाहे आप टच कराओ या दूर से रखो। ये मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो बेसिक डायग्राम है वो बनाया हुआ है, जिसमें नॉब है, मेटेलिक रॉड है, हुक है और लीव्स है। लेकिन ये एक बॉक्स के अंदर बंद रहता है, तो वो बॉक्स आप शो कर सकते हैं यहां पे बना के। ऐसे एक ये सारा एक बॉक्स के अंदर होता है। कुछ ऐसे इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जो बेसिकली किस चीज के लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू कूलम्स लॉ, which is the basic law of this electrostatics. It is used to find the force between two charges. Coulomb's law. These are two charges Q1 and Q2, and the separation between them is suppose R. Then Coulomb's law states that this force is the force between the two charges which are at rest. Actually we are here studying electrostatics. Electrostatics का मतलब है कि चार्जेस रेस्ट पे हैं, दे आर नॉट मूविंग। क्योंकि जब चार्जेस मूविंग होते हैं तो एक और इफेक्ट आ जाता है चार्ज का, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो वो हमारा यहां पे स्टडी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम यहां पढ़ रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट। तो कूलम्स लॉ इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स बता रहा है जो रेस्ट पे है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख देते हैं। और ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू जो होती है इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज 9 into 10⁹ in SI units for vacuum. The unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से आप ये यूनिट लिख सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 9 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है फॉर वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स के बीच में कोई मीडियम हो, किसी मीडियम के अंदर ये रखे हुए हैं और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के हो, तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स होगा रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। यहां एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए अभी। सपोज ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और ये Q1 इस Q2 पे फॉर एग्जाम्पल एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ऑब्वियसली ये अनलाइक होंगे इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लगा है। नाउ इफ वी प्लेस अनदर चार्ज Q3, देन द फोर्स ऑन Q2
due to Q1 will not change. I repeat, the force on Q2 due to Q1 will not change. ये Q3 भी इस पे अपना फोर्स लगाएगा. It may be attractive or repulsive depending upon the sign of the charges. Suppose ये भी attractive है, there is no problem. Now इस चार्ज पे दो फोर्सेस लगे हैं F1 and F2. Net force on this charge has been changed, but the force due to Q1 on Q2 it remains same. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसी और चार्ज के होने या ना होने से चेंज नहीं होता. इट रिमेन्स अनचेंज्ड. सिमिलरली Q3 का जो फोर्स है Q2 पे, दैट इज F2, इट रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर Q1 इज देयर और नॉट. इट मीन्स चार्जेस इंटरैक्ट इंडिपेंडेंटली. ये अपना अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं Q2 पे दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं. Q1 इंडिपेंडेंटली लगा रहा है, Q3 भी इंडिपेंडेंटली इस पे फोर्स लगा रहा है. F1 F2 को हम यूजिंग कूलम्स लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं K Q1 Q2 by R स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और इनका यहां पे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सिंपल वेक्टर एडिशन. क्योंकि ये फोर्सेस इंडिपेंडेंटली लगे हैं इसलिए हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंटली हर चार्ज अपना फोर्स लगाएगा किसी एक चार्ज पे, इसीलिए ये सभी फोर्सेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं. और नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स विल बी, इसको मैं कैपिटल F वेक्टर लिख दूं, इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ F1 एंड F2. देयर मे बी अदर चार्जेस, तो आप सबका वेक्टर एडिशन कर दें. तो एसेंशियली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बता रहा है कि अगर एक चार्ज पे आपको ड्यू टू मैनी अदर चार्जेस फोर्स निकालना है, आप हर चार्ज का फोर्स उस पे यूजिंग कूलम्स लॉ फाइंड करो और फिर इनका वेक्टर एडिशन कर दो, यू विल गेट द नेट फोर्स. दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी कूलम्स लॉ K Q1 Q2 by R स्क्वायर फॉर वैक्यूम K इज 9 into 10⁹, और अगर कोई और मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आ जाता है इसमें नीचे. दैट मीन्स मीडियम आने से फोर्स कम हो जाता है. इट रिड्यूसेस K टाइम्स, इट बिकम्स 1 by K टाइम्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.